नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भू सर्वेक्षण अधिकारी के घर लोकायुक्त की दबिश, 1 किलो सोने की ईंट सहित लगभग 7 करोड़ की संपत्ति हुई बरामद। जर्जर भवन में संचालित हो रहा होम्योपैथिक चिकित्सालय, सुविधाओं का है अभाव। 2 लोगों के विवाद में एएसआई का कान कटा। रीवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। खबरें अब विस्तार से। भू सर्वेक्षण अधिकारी के घर लोकायुक्त की दबिश, 1 किलो सोने की ईंट भी हुई बरामद। हम आपको बता दें कि उमरिया जिले के मानपुर तहसील में भू सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ मुनेंद्र कुमार दुबे के रीवा स्थित आवास पर आज लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दबिश देकर उनके घर से तकरीबन 6 से 7 करोड़ की अचल संपत्ति बरामद की। आपने भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के किस्से तो आए दिन सुने ही होंगे। ऐसा ही कारनामा आज सामने आया है उमरिया जिले के मानपुर तहसील में भू सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ अधिकारी मुनेंद्र कुमार दुबे का, जिसके बाद उनके रीवा स्थित आवास पर आज लोकायुक्त पुलिस ने दबिश दी। यहां से लोकायुक्त पुलिस की टीम ने तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बरामद की है। लोकायुक्त पुलिस की माने तो शिकायत के आधार पर मुनेंद्र कुमार दुबे के भोपाल, शहडोल, उमरिया तथा रीवा स्थित ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने दबिश दी है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। यहां पर रजिस्ट्री की कई कॉपियों सहित बैंकों के कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा रीवा स्थित आवास में तकरीबन 1 किलो वजन की सोने की ईंट भी बरामद की गई है। लोकायुक्त पुलिस ने आज जैसे ही छत्रपति नगर पर स्थित मुनेंद्र कुमार दुबे के आवास पर छापामार कार्रवाई की तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस की माने तो भ्रष्ट अधिकारी ने अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति जुटाई है, जिसके कारण ये कार्यवाही अभी भी जारी है तथा ये कल तक जारी रह सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि करोड़ों के जमीनी दस्तावेज सहित अचल संपत्तियां और 60 से 70 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है, जबकि अभी बैंक लॉकरों की जांच होना बाकी है। ये कार्यवाही कल तक जारी रहने की संभावना है। इस कार्यवाही में लोकायुक्त टीम के एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा, डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल, निरीक्षक प्रेमेन सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत है लोकायुक्त निरीक्षक प्रेमेन सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई चल रही है, किसके यहाँ दबिश दी गई सर, किस तरह की शिकायत पाई गई थी? ये अनावेदक हैं आरोपी श्री मुनींद्र कुमार दुबे, जो कि उमरिया में सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, कार्यरत हैं वहाँ पर। इनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसमें ये सिद्ध पाया गया कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति, कई गुना संपत्ति मौजूद है। इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करके यहाँ पे छापामार उनके घर पे कार्रवाई की गई है। एक साथ 4 जगह छापामार कार्रवाई चल रही है, भोपाल, उमरिया, शहडोल और रीवा में, जिसमें काफ़ी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है। एफडीआर भी है और इसमें हमें 1 किलो की सोने की ईंट भी बरामद हुई है अन्य संपत्तियों के साथ में। करीब कितनी करोड़ की होगी जमीन पूरा टोटल? ये टोटल करीब 4 करोड़ से ऊपर का अभी आकलन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन करीब कार्रवाई चल रही है। 4 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का अंदाजा है कि होगी। कब तक लंबी चल सकती कार्रवाई? ये आपको कल तक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं किसी से छुपी नहीं है। कहीं अस्पताल नहीं है तो कहीं डॉक्टरों की कमी है। ऐसा ही हाल है रीवा के होम्योपैथिक चिकित्सालय का। हम आपको बता दें कि रीवा में यह चिकित्सालय 1965 से संचालित है, फिर भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जरूरी दवाइयाँ नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों को निराशा ही हाथ लगती है। साथ ही भवन भी बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जिससे यहाँ काम करने वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि रीवा शहर के स्वागत भवन के बगल में होम्योपैथी अस्पताल सन 1965 से चल रहा है। पहले इसको नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन अब इसको मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग द्वारा नगर निगम के भवन में इसको संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर मरीज दूर दूर से आते हैं, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर शून्य है। चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करने आते हैं और स्टाफ के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भवन का अभाव है। खिड़कियाँ और छत की सीलिंग टूटी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में जगह जगह पानी गिरता है और पूरे कमरे में भर जाता है, जिससे दवाओं के साथ साथ ज़रूरी कागजात भी खराब हो रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ की कमी है, फिर भी कई दिक्कतों के साथ ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
यहाँ पर मरीजों के लिए ज़रूरी दवाएं पिछले 10-12 साल से नहीं आई हैं, जिसके चलते दूर से यहाँ आने वाले मरीजों को निराशा ही हाथ लगती है और निराश होकर यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ के डॉक्टर भी मानते हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ पर दवाइयाँ तो मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सुविधाओं की कमी है। अगर ये सुधर जाए तो सभी दवाएं यहाँ पर मिलने लगेंगी। प्रस्तुत है इस संबंध में चिकित्सक रेणु सिंह धुर्वे एवं कर्मचारी अशोक सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये संचालित है 1965 से, शासकीय होम्योपैथी औषधालय कला मंदिर है और ये नगर निगम के अधीन संचालित है। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? इसमें वही बरसात के समय बिल्डिंग मतलब ख़राब हो जाती हैं, दीवारें, दवाइयों का रख रखाव अच्छे से नहीं हो पाता है, दवाइयाँ ख़राब हो रही हैं, पूरी दिवाली भी चूर रही हैं। कैसे व्यवस्था कर रहे हैं उसको? बस मेडिसिन हटा दे रहे हैं, क्या करें। कितने मरीज रोजाना आ जाते हैं? 50 के वक्त है ना, 50-100 ऐसे। इसकी शिकायतें भी आप की? हाँ, इसकी शिकायतें भी कई बार नगर निगम में किया गया है, कोई उसकी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। प्रदेश शासन की है, शासकीय होम्योपैथिक औषधालय कला मंदिर है और यहाँ मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे लोग बाग यहाँ सीधी से शहडोल से पता नहीं कहाँ से मरीज जो असाध्य रोग वाले हैं, तो यहाँ तक कि नागपुर से भी मरीज लौट के आ रहे हैं। और अधिक अपने यहाँ कारगर जैसे कोई ये आ गया पायरिया वाला है, आजकल बवासीर के बहुत मरीज हैं, अपने यहाँ बवासीर पथरी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और ठीक हो रहे हैं। तो ये सब दवाइयाँ भी अपने यहाँ बहुत कम हैं। जो दवाइयाँ नहीं ज़रूरत यहाँ नहीं यूज हो रही, वो दवाई तो भरी हुई है, वहाँ जगह नहीं है रखने के लिए। लेकिन जो दवाइयों की ज़रूरत है वो नहीं है, जैसे सिरप वगैरह, अगर खांसी की सिरप मिल जाए और कुछ मिल जाए तो अच्छा रहे, तो है नहीं। भवन भी जर्जर है। भवन तो बहुत पुराना भी है, जर्जर है, थोड़ा भी पानी गिरा तो यहाँ भर जाते हैं। हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है तो दीमक खा गई है और पानी भरा रहता है यहाँ। तो वही नगर निगम का एक कर्मचारी आता है, सुबह साफ कर देता है। एएसआई का काटा कान। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के तिनगुड़ी गांव में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां दो लोगों के बीच में हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे एएसआई का कान देवधर्म सिंह ने काट खाया, जिससे एएसआई की हालत गंभीर हो गई और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रीवा में भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि चौकी तिनगुड़ी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चौकी से 200 मीटर दूर किराने की दुकान के सामने कुछ आदिवासी लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर एएसआई इंद्राज मिश्र अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे और उन लोगों को शांत कराने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति देवधर्म सिंह जमीन पर लेट गया और जब एएसआई उसे उठाने लगे तो उसने एएसआई का दाहिना कान अपने दांतों से भरकर काट लिया, जिससे एएसआई के कान की नसें कट गईं और अत्यधिक खून बहने लगा। तभी देवधर्म सिंह वहां से उठा और भागते हुए कुएं में कूद गया। पुलिस ने उसे कुएं से निकालकर सरई अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल एएसआई की हालत गंभीर होने से उन्हें उचित उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे प्रेत आते हैं और उसे प्रेत ने ही ऐसा कच्चा मांस खाने को कहा था, इसलिए उसने ऐसा काम किया। प्रस्तुत है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्रामीणों ने हमला किया है, कान खाने की कुछ बात आ रही थी सर, क्या था पूरा मामला? थाना सरई की चौकी तिनगुड़ी है। तिनगुड़ी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ कुछ आदिवासी शराब पी करके आपस में विवाद कर रहे थे। तिनगुड़ी चौकी के इंद्राज सिंह साहेब उप निरीक्षक उनके पास गए, उनको समझाया, बाकी लोगों को कहा कि अपने घर जाइए आप लोग। एक जो है देवधर्म सिंह गोंड, वो ज़मीन में लेटा हुआ था, उसको पास जाकर के उनको उठाने का प्रयास किया कि उठे और वो भी अपने घर जाए। ठीक सामने उसका घर भी था, तो वो अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और अपने मुंह में उनका दाहिना कान ले करके और आधे कान को काट दिया दांतों से। और जब ये घटना घटी तो
बाकी लोग दौड़े पहुँचे वहाँ, तब तक जो है वो उठा और दौड़ करके अपने घर के पीछे कुएं में कूद गया। कुएं में ज़्यादा पानी था नहीं। पुलिस जो तिनगुड़ी की थी वो पहुँचे, चौकी प्रभारी पहुँचे और उन्होंने उसको निकाला कुएं से बाहर और सहायक उप निरीक्षक इंद्राज मिश्रा को और उनको अस्पताल ले गई। जो देवधर्म सिंह गौड़ हैं वो अभी 4 रात भर्ती हैं, स्वस्थ हैं। और थाना सरई का जो हॉस्पिटल है उस वहाँ से धर्मदास जी एडमिट हैं और हमारे एएसआई को वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए, क्योंकि उनकी मेन नस जो है वो कट जाने से ब्लीडिंग ज़्यादा थी, तो फर्स्ट एड वहाँ दे करके उनको भेज दिया है। सर कितने आरोपी थे सर, और उस गांव की जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ जिसने हमला किया है बस वही था। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया मुझे प्रेत आते हैं और प्रेत ने कच्चा मांस खाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसको ये घटना घटित की थी। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनके विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार? हाँ, आरोपी अभी अस्पताल में है। लगातार हो रही त्योथर तहसील में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर भारतीय किसान संघ के साथ ग्रामीणों ने किया विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव। कार्यपालन अभियंता को 15 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि लोगों ने लगातार हो रही विद्युत कटौती की तुलना 17 साल पहले दिग्विजय सिंह की सरकार के साथ की है। त्योथर तहसील में इन दिनों लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारतीय किसान संघ के साथ ग्रामीणों ने मिलकर कार्यपालन अभियंता के कार्यालय का घेराव कर 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती और वोल्टेज की समस्या विगत 17 वर्ष पूर्व दिग्विजय सिंह सरकार में हुआ करती थी और कांग्रेस सरकार की याद आती है। लेकिन शिवराज सरकार ने घरेलू उपभोक्ता 24 घंटे किसानों के लिए विद्युत उपलब्ध कराने 10 घंटे बिजली देने का वादा किया था, पर त्योथर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के तानाशाही रवैये के चलते वर्तमान समय को 17 वर्ष पीछे कांग्रेस दिग्विजय सिंह के शासनकाल को लौटा दिया है, जिससे घरेलू उपभोक्ता के साथ किसानों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बिजली उपलब्धता पर किसी को भरोसा नहीं था। इस कारण लोग आधारित व्यवस्था पर लोग आश्रित नहीं रहे होंगे, पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोगों को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध हो। पर त्योथर तहसील में ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि 7 दिवस के अंदर विद्युत व्यवस्था यदि नहीं सुधरती तो हम लोग भोपाल जाकर मुख्यमंत्री के सामने उनसे मिल करके अपनी समस्याएं हल करवाएंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में किसान नेता ललित मिश्रा एवं कार्यपालन अभियंता त्योथर सुशील यादव से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला ये था कि जो हम 17 वर्ष पहले जिस बिजली की परेशानियों से गुजर रहे थे, सिर्फ बल्ब के तार जलते थे, जो दिग्विजय सिंह के ज़माने में बिजली की व्यवस्था हुआ करती थी, आज वही व्यवस्था मामा शिवराज सिंह के ज़माने में त्योथर की है, जिसके कारण सारे किसान, मजदूर, युवा परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं। बिजली की ये लुका छिपी के कारण न तो किसान अपना कार्य कर पा रहा है, न तो मजदूर अपना कार्य कर रहा है। इस जो है बिजली की समस्या से सभी परेशान है, जिसके कारण हम लोग ज्ञापन दिए थे। आज ज्ञापन के आधार पर आज 13 तारीख को डी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिए, जिसमें डी के द्वारा अभी तो आश्वासन दिया जा रहा है कि हम 15 दिवस के अंदर बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे। अब इसके बाद 15 दिवस तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और हो सकेगा तो मैं अपनी टीम के साथ, अपने संगठन के साथ भोपाल शिवराज सिंह से भी मिलने जाएंगे और मांग करेंगे कि ये जो 17 साल पहले कहानी दोहराई जा रही है, इसको बंद किया जाए और सुचारू रूप से 24 घंटे बिजली प्रदान कराई जाए किसानों को।
क्षेत्र की बिजली समस्याओं से रिलेटेड उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है। ज़्यादातर वो किसानों की समस्या है कि किसानों को जो 10 घंटे हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी जगह 16 घंटे या 24 घंटे विद्युत प्रदाय की जाए, है ना। सिंगल फेसिंग जो की जा रही है उसको जो हमारा निर्देश हैं उन्हीं के अनुसार हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये है कि बिजली अनवरत रूप से 24 घंटे किसानों को प्रदान की जाए। और क्षेत्र में कई जगह लाइनों की समस्याओं के बारे में है, ट्रांसफार्मरों की समस्या की है, क्षेत्रीय लाइनमैनों की जो समस्या है उसके बहुत सारी मांगों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। विद्युत सुधार के बारे में, विद्युत लाइनों के सुधार के बारे में उनकी विधिवत हम जांच करवाएंगे और जो संभव होगा जिनके निराकरण हमारे कार्य क्षेत्र में रहेगा, बेहतर तरीके से हम बेहतर विद्युत व्यवस्था भी देंगे। अभी वर्तमान में कतरेला में 132 kV सब स्टेशन बन रहा है, कई फीडर ओवरलोडेड भी हैं। वो 132 सब स्टेशन बन जाने के कारण हमारे जो 3311 kV ओवरलोडिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा और बेहतर बिजली लोगों को उपलब्ध होगी। सर कब तक इनकी जो मांगे हैं, हाँ, तो कब तक निराकरण होने की संभावना? देखिए जो लाइनों का काम है या मेंटेनेंस का काम है जो है वो हम विदिन 15 डेज प्रयास करेंगे करने का। और जिन कामों में कुछ मांगों में हो सकता है समय भी लग जाए, क्योंकि 24 घंटे सप्लाई का या 16 घंटे सप्लाई का किसानों का है, तो वो शासन के निर्देश हैं। वो हमारे घरेलू उपभोक्ता के बारे में बात की, घरेलू उपभोक्ताओं के बारे में बात की, विद्युत की समझ ज़्यादा कटौती हो रही है। नहीं, कटौती नहीं हो रही, बिजली तो हम दे रहे हैं। अभी हम MRI करवा लें तो लगभग 23 घंटे 23.5 घंटे से बिजली आती है हमारे क्षेत्र के लिए। अभी जो घरेलू उपभोक्ताओं की का समस्या है तो लाइन फॉल्ट होने की दशा में बिजली बंद रह सकती है, या कोई इमरजेंसी कार्य आ गया तो उसके कारण मेंटेनेंस करना पड़ा, वो बात अलग रहता है, या मौसम गड़बड़ के कारण। बाकी ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के लाइट बंद करते हैं। आज पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े संगठन ओबीसी महासभा द्वारा जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी कॉलम जोड़कर ओबीसी की जातियों की गणना कराए जाने के साथ मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने तथा नीट परीक्षा में ओबीसी के आरक्षण को बहाल करने एवं अन्य 20 बिंदुओं पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन पत्र दिया गया। हम आपको बता दें कि ओबीसी महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है। ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगे जनगणना फॉर्म में ओबीसी का कॉलम जोड़कर ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर जनसंख्या के आंकड़े जारी कराने तथा मध्य प्रदेश सरकार से जनगणना 2021 के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं एवं भारतीय संविधान द्वारा निर्मित 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 दक्षिणी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हेतु अनुच्छेद 338B के तहत सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया से की जावे। मध्य प्रदेश में NHM भर्ती में ओबीसी आरक्षण में अनियमितता हुई, उसको भी सही ढंग से जांच कराई जाए एवं MPPSC द्वारा चिकित्सा अधिकारी विज्ञापन में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण रूप से 27% आरक्षण लागू कर विज्ञापन पुनः जारी किया जावे। इन्हीं सब मांगों को लेकर ओबीसी पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर SDM शैलेंद्र सिंह को अपना ज्ञापन पत्र सौंपा गया। प्रस्तुत है इस संबंध में ओबीसी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य पुष्पराज सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। बताएं आज किन मांगों को लेकर के SDM कार्यालय आए? आज हम लोग मुख्य जो है 20 मांगों को लेकर जो है SDM कार्यालय पर आए हुए हैं। पिछले कोविड काल के कारण हम लोगों का ज्ञापन प्रदर्शन कम बंद हो गया था। अभी थोड़ा सा कोविड कम होने के बाद हम लोग आए हैं। हमारी जो मेन मांग है कि जो जातिगत गणना होगी, आगामी जो जनगणना होगी, उस जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और देश में निवासरत समस्त ओबीसी की जातियों की जनगणना कराई जाए और उसके बाद उनके आंकड़ों को प्रकाशित किया जाए। दूसरी जो हमारी मेन मांग है कि पूरे देश में जो है 27% का आरक्षण लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ केवल ओबीसी को केवल भी 14% प्रतिनिधित्व मिला है। और अभी एक NHM की भर्ती आई थी जिसमें केवल ओबीसी को 7% का प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इस तरह जो है कई भर्ती
भर्तियाँ आई हैं, पीएससी की भर्ती आई, उसमें भी हमको 8% का प्रतिनिधित्व गया है। तो हम मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करते हैं कि जो हमारा 27% का कोटा है, जो कि कानून सम्मत है, उस कोटे को बहाल किया जाए। लेकिन सरकार जो है हमारे लिए ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय में हमारा प्रकरण चल रहा है और बार बार सरकार की हीला हवाली के कारण हमारे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये सरकार जो है ओबीसी वर्ग को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, ये चाहती है कि गर्त में चले जाएं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी जो नीट की एग्जाम होना है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन 0 कर दिया। अगर नीट के परीक्षा में हमारा रिजर्वेशन 0 कर दिया जाएगा तो 10,000 से ज़्यादा ओबीसी के बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित हो जाएंगे। इसी तरह का यूपीएससी एग्जाम में क्रीमियर लगाकर 314 बच्चों को हमको हमारे आईएएस बनने से रोक दिया गया है। तो सरकार हर जगह हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से जो हमारा हक होना चाहिए वहाँ पर छलावा कर रही है। हमारा हक अधिकार देने में जो है हीला हवाली कर रही है। अभी तो हम ज्ञापन के माध्यम से आए हैं। आपको सबको पता है कि देश की आधे से ज़्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है और इस देश की सरकार ओबीसी के वोट के दम पर बनती है। लोकसभा जो है, ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर ओबीसी अगर वोट नहीं देगा सरकार को तो वहां पर सांसद नहीं बनेगा। तो अगर सरकार हमारी बातों को हमारे सीधे से नहीं मानेगी तो अगला हमारा प्रहार जो है वोट के रूप में होगा और कोई भी प्रतिनिधि हम वहां पर नहीं पहुंचने देंगे। और सरकार ने जो 3 काले कानून ला रखे हैं किसानों के लिए, हम लोग उसकी भी मांग कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए। अभी तो टिकरी बॉर्डर, सारे गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर किसान गए हुए हैं पूरे देश से। अगर सरकार जल्दी इसको 3 महीने 4 महीने में जो किसान हमारे आंदोलनकारी का जो आदेश आएगा अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओबीसी पुष्पराज सिंह मैथौरी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, ओबीसी महासभा। सुहागी पहाड़ में पलटा ट्रक, गैस कटर की मदद से ट्रक को काटकर ट्रक में फंसे चालक को निकाला गया बाहर। हम आपको बता दें कि रीवा से प्रयागराज जाते हुए अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक काटकर चालक को बाहर निकाला गया। हम आपको बता दें कि रीवा से प्रयागराज जाते हुए अनियंत्रित हुआ ट्रक पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक काटकर चालक को बाहर निकाला। दुर्घटना के कारण चालक फरीद अहमद पुत्र मुनीर अहमद कटरागढ़ को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चालक की हालत सामान्य बताई गई है। पुलिस ने बताया कि बीते समय अपने ट्रक में गिट्टी लोड कर रीवा से प्रयागराज जा रहा था। सुहागी पहाड़ में पहुंचते ही चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जाता है कि ट्रक पलटने से चालक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। चालक ट्रक में ही फंस गया। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को 108 एम्बुलेंस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस और 108 ने जेसीबी हाईवा की मदद से ट्रक को बाहर निकाला। गैस कटर की मदद से ट्रक को काट कर उसमें फंसे चालक को बाहर निकाला गया। इस हादसे में चालक के सिर और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ यार, ये पहले सुहागी थाना क्षेत्र में जो सुहागी पहाड़ उसका जो ढाल है उसके ढाल पर करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक ट्रक ब्रेक होने के कारण से पलटा था। उसका जो ड्राइवर था वो कूद गया था गाड़ी से, तो उसको छोटी बड़ी चोटें आई थी, बच गया था वो। इसके बाद करीब रात्रि में 10-11 बजे के बाद एक दूसरा ट्रक उसी ढाल के आसपास पलटा, जिसमें अभी भी ड्राइवर उसमें फंसा हुआ, ड्राइवर की मौत हो चुकी है। ट्रक में जो नंबर लिखा हुआ था उससे पुलिस सुहागी के द्वारा संपर्क करने पर पता चला कि वो देवरिया यूपी क्षेत्र का रहने वाला है। जो जानकारी मिल रही कि ऐसा कारण क्या है कि 2-2 ट्रक पलट रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा रोड पर ढाल होने के कारण से जो बाहर के ड्राइवर हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते और ब्रेक ज़्यादा यूज कर देते, जिससे उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है और ब्रेक फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है MPRDC के माध्यम से कि वहाँ का कुछ जो व्यवस्थाएँ हैं ठीक करें, जिससे दुर्घटनाएँ कोई बड़ी न घटित हो जाए। वहाँ अभी क्रेन लगाकर उस ट्रक को हटाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।